चलिए, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। तो आपका जो टॉपिक था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो चैप्टर चल रहा था उसका सबसे लास्ट टॉपिक बचा हुआ था और वो था माइक्रोब्स इन फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस। ठीक है कि बायोगैस के फॉर्मेशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे यूज किए जाते हैं। तो बिल्कुल लास्ट टॉपिक है और बहुत छोटा सा टॉपिक है आज का, और है कौन सा? वो है आपका माइक्रोब्स इन, एक मिनट, चलिए। तो टॉपिक कौन सा था सबसे लास्ट टॉपिक? माइक्रोब्स इन फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस। तो पढ़ते हैं। माइक्रोब्स इन फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस, कि बायोगैस के फॉर्मेशन में कैसे हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं, या फिर माइक्रोब्स का मतलब जो भी छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका यूज करके हम कैसे बायोगैस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, बायोगैस आखिर होती क्या है? आप जानते हैं बायोगैस क्या है? बायोगैस इज अ इनफ्लेमेबल गैस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस आर मिक्स्ड। तो बायोगैस क्या है? बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ इनफ्लेमेबल गैसेस। बायोगैस इनफ्लेमेबल गैसेस का एक मिक्सचर है। इनफ्लेमेबल का मतलब ऐसी गैसेस जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर सकती हैं? जल सकती हैं। समझ रहे हैं? तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलने वाली गैसेस का एक मिक्सचर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बायोगैस कहते हैं। और बायोगैस में क्या प्रेजेंट होता है? बायोगैस में प्रेजेंट होती हैं गैसेस, और जो गैसेस आपकी बायोगैस में प्रेजेंट है, ठीक है, बायोगैस क्या है? मिक्सचर ऑफ इन्फ्लेमेबल गैसेस। इन्फ्लेमेबल गैसेस का मिक्सचर है। और ये इन्फ्लेमेबल गैसेस कौन सी हैं? ये है आपकी, सबसे पहले है CH4, फिर है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। बेशक कार्बन डाइऑक्साइड इन्फ्लेमेबल नहीं है, लेकिन CH4 इसमें अच्छी खासे अमाउंट में मिलती है। H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, प्लस SO2 एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ आपकी ब्यूटेन वगैरह भी कुछ अमाउंट में बायोगैस के अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं। तो ये बायोगैस का मिक्सचर है कि बायोगैस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो इन्फ्लेमेबल गैसेस का एक मिक्सचर है जिसमें CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती हैं। अब जो बायोगैस है, बायोगैस का प्रोडक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो पहले ही बता चुके हैं कि बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ आपके माइक्रोब्स। अब उन माइक्रोब्स को हम कहते क्या हैं? तो लिखते हैं यहाँ पर, सम मीथेनोजेंस। ये क्या है? मीथेनोजेंस बैक्टीरिया है। सम मीथेनोजेंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस। बायोगैस के फॉर्मेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? कुछ मीथेनोजेंस होते हैं आपके, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, चलिए। अब इन मीथेनोजेंस में कौन से बैक्टीरिया हैं? मीथेनोबैक्टीरिया। स्पेशली मीथेनोजेंस में कौन से हैं? आपके मीथेनोबैक्टीरिया। हाँ भाई, अब बात करते हैं कि ये जो मीथेनोबैक्टीरिया में स्पेशली ये कहाँ पर बायोगैस का फॉर्मेशन कर सकता है? मीथेनोबैक्टीरियम एक तो नॉर्मली अगर हम नेचुरल बात करते हैं तो ये जो कैटल होते हैं, कैटल के र्यूमेन के अंदर ये मीथेनोबैक्टीरियम बायोगैस का फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले हम लिख देते हैं, ये फॉर्मेशन करता है किसका? बायोगैस का फॉर्मेशन करता है। और बायोगैस का अगर फॉर्मेशन कर रहा है तो कहां पर करेगा? दो जगह पर कर सकता है। एक तो क्या है? र्यूमेन
ऑफ कैटल। ठीक है, कैटल समझते हैं, मवेशी जो भी आपके जानवर होते हैं जैसे गाय भैंस बकरी, इनका र्यूमेन। र्यूमेन क्या होता है, एक पार्ट है किसका, स्टमक का। र्यूमेन क्या है, र्यूमेन इज अ पार्ट ऑफ स्टमक। क्या है ये, स्टमक का पार्ट है। और इस स्टमक के पार्ट में मीथेनोबैक्टीरियम रहते हैं। कौन रहते हैं इसमें, र्यूमेन में मीथेनोबैक्टीरियम रहते हैं, जो कि बायोगैस का फॉर्मेशन करते हैं। किससे करते हैं, बाय डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। ठीक है, र्यूमेन में क्या होता है, डाइजेशन, डाइजेशन या फिर ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज के ब्रेकडाउन से वो बायोगैस का फॉर्मेशन कर देते हैं। किसका, बायोगैस का फॉर्मेशन कर देते हैं। और वास्तव में क्या वो बायोगैस का फॉर्मेशन करने के लिए ही प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन में, तो नहीं। वो ह्यूमन में क्या करते हैं, सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं, यानी कि सेलुलोज को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपलेस्ट मटेरियल में। यानी कि किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, वो न्यूट्रिशन जो सिंपलेस्ट न्यूट्रिटिव पार्ट होते हैं उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो डाइजेशन ऑफ सेलुलोज का मतलब क्या हुआ, कन्वर्ट इनटू न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस। ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बायोगैस है, बायोगैस का जो फॉर्मेशन है एक तो कहाँ होता है, र्यूमेन ऑफ कैटल। ठीक है, कैटल के र्यूमेन में होता है। और स्पेशली आप यहाँ पर जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को मीथेनोबैक्टीरियम ही नाम लिखे। तो जो मीथेनोबैक्टीरियम है वो कहाँ मिलता है, र्यूमेन ऑफ कैटल में मिलता है। और र्यूमेन क्या है, एक स्टमक का पार्ट है, इसमें सेलुलोज का डाइजेशन होता है। डाइजेशन से जो सेलुलोज है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, छोटे छोटे से न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस में। और इन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस के साथ साथ बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बनती है क्या, बायोगैस। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये तो डाइजेशन हुआ, और साथ में बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में, बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बनती है क्या, बायोगैस। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो बायोगैस का फॉर्मेशन इस तरीके से हुआ। दूसरा, बायोगैस का जो फॉर्मेशन है वो और कैसे होता है, आपने कल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ा था। तो दूसरा किसमें होता है बेटा, सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसमें भी आपने स्पेशली कौन सा, जो बायोलॉजिकल, दो उसके क्या थे ट्रीटमेंट, एक था पहला वाला फिजिकल ट्रीटमेंट और दूसरा था बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी कहां पर, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसे कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, वहां पर इसका फॉर्मेशन होता है। तो किसमें होता है, सेकेंडरी या फिर बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। ठीक है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में भी दो बैक्टीरिया यूज कर रहे थे। एक आपको याद होगा, पहले जो हमने बैक्टीरिया यूज किए थे वो थे एरोबिक बैक्टीरिया, और बाद में जो हमने बैक्टीरिया यूज किए थे वो एनारोबिक बैक्टीरिया। तो बायोगैस कौन से बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया। तो सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में भी कौन से आपके एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया फॉर्म बायोगैस। ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, बायोगैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो बायोगैस का फॉर्मेशन दो तरीके से हो सकता है, एक तो नेचुरली होता है किसके अंदर, र्यूमेन ऑफ कैटल के अंदर, और दूसरा होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी कहाँ होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसे कि हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। इसमें जब जो इफ्लुएंट है, सेकेंडरी जो इफ्लुएंट होता है, ठीक है, उसमें जब एनारोबिक बैक्टीरिया डाले जाते हैं तो वो एनारोबिक बैक्टीरिया फॉर्मेशन करते हैं किसका, बायोगैस का फॉर्मेशन करते हैं। आई थिंक आप लोग इतना समझे होंगे। अब इतना तो आप समझ गए, अब इसके आगे जो आपको समझना है उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या समझना है आपको इसके आगे, वो है कि इस बायोगैस का क्या कहीं यूज होता है, तो बिल्कुल होता है। इस बायोगैस का जो यूज है ये किया जाता है जहां पर नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि काउ डंग वगैरह या ह्यूमन, सॉरी, जो एनिमल एक्सक्रीटा है वो बहुत अमाउंट में मिलता है। तो जहां पर ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा नहीं,
एनिमल एक्सक्रीटा बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है, या फिर जो सीवेज है, सीवेज में तो ह्यूमन एक्सक्रीटा ही होता है खैर, तो उसके ट्रीटमेंट से क्या बन जाता है, बायोगैस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसी जगहों पर बायोगैस का फॉर्मेशन होता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, यूज किया जाता है लाइटनिंग में, ठीक है, इससे लाइटें जलाई जा सकती हैं, या फिर इस बायोगैस का यूज करके हम किचन में, जैसे कि आपकी गैस होती है ना, जो आप एलपीजी यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम यूज कर सकते हैं बायोगैस को। तो बायोगैस का यूज एक तो लाइटनिंग में किया जा सकता है, इससे लाइट जलाई जा सकती है, लैंप जलाया जा सकता है, और दूसरा आपका कुकिंग पर्पज में भी यूज हो सकता है, जस्ट लाइक का एलपीजी। एलपीजी की तरह हम बायोगैस को भी यूज कर सकते हैं। इसे नॉर्मली गोबर गैस भी कहते हैं, ठीक है, गोबर गैस या बायोगैस एक ही मतलब है। बात इतना समझे। अब इसे, भाई ये तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, क्या हम इसे बना सकते हैं? तो जो इंडियन क्या है आपका एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और एक है खादी विलेज इंडस्ट्रियल लिमिटेड, ठीक है, कॉर्पोरेशन। दो हैं, यहाँ पर स्टार बना के लिखती हूँ। एक है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, IARI, फुल फॉर्म याद रहेगा, नहीं याद रहे तो लिख लीजिएगा, इंडियन इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने। और दूसरा है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, दूसरा है KVIC। KVIC का फुल फॉर्म है एंड विलेज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। तो KVIC और जो आपका IARI है, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, बायोगैस या गोबर गैस प्लांट बनाए, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, इन दोनों ने मिलकर बनाया गोबर गैस प्लांट। और उन गोबर गैस प्लांट से क्या बनाई जाती है, उन गोबर गैस प्लांट से बायोगैस का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है अपना गोबर गैस प्लांट या बायोगैस प्लांट, ठीक है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम इसको रफ करते हैं, और लास्ट टॉपिक जो इसी से रिलेटेड है बायोगैस प्लांट, उसके बारे में पढ़ते हैं। लिख लिया? चलिए, तो क्या है, मैकेनिज्म मैकेनिज्म ऑफ गोबर गैस इसे हम क्या लिखते हैं, बायोगैस प्लांट, ठीक है। बायोगैस और जो गोबर गैस प्लांट है, ये कैसे वर्क करता है, किसने बनाया था, KVIC और इंडियन एग्रीकल्चर IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे बनाया था। अब देखिए इसमें क्या होता है, 15 से एक करीब 15 से और 20 फीट गहरा टैंक होता है। तो समझिएगा, मैं इसका डायग्राम ही बना देती हूँ। यहाँ पर एक ईंटों का या कंक्रीट का बना हुआ 15 से 20 फीट गहरा, ठीक है, क्या होता है, एक टैंक होता है। तो आप समझिएगा 15 से 20 फीट गहरा एक ईंटों का बना हुआ, ठीक है, ईंट समझते हैं ना, ब्रिक्स, मैं ब्रिक्स भी बनाए दे रही हूँ, तो ब्रिक्स का बना हुआ एक टैंक होता है। ये देखिए टैंक बन गया टैंक, और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो इस टाइप से ब्रिक्स से बना हुआ क्या है, एक टैंक होता है। ये पूरी जो टेक्नोलॉजी है वो इंडियन एग्रीकल्चर IARI ने दी है, और साथ के साथ आपका खादी विलेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ने बताया था कि किस तरीके से हम बना सकते हैं किसे, गोबर गैस को। तो ये ब्रिक्स से बनी हुई क्या होती है, आपकी टैंक होती है। लंबाई चौड़ाई मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी, 10 से 12। चलो, तो ये बना दी हमने ईंट, और करीब कितनी होती है, 10 to 15 फीट।
अब क्या होता है देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि केवल मैं डायग्राम से ही इधर समझा रही हूँ, इसकी कहानी नहीं लिखूंगी, बहुत इजी टॉपिक है, इजीली आप समझ जाएंगे। इसमें एक ढक्कन होता है, ढक्कन समझते हो ना, ठीक है। इसके ऊपर एक क्या होता है, एक कैप होता है। अब आप कहोगे मैम ये कैप नीचे क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है, अभी बता दूंगी। तो इसमें एक क्या है, ये इसका एक कैप है इसको ढकने वाला, और ये कैसा होता है, मूवेबल होता है। कैसा होता है, जो मूव कर सकता है। मूव कर सकता मीन्स जैसे यहाँ पर अगर गैस का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा तो ये जो गैस है, ये गैस इसे ऊपर उठा देगी, और जब इसे ऊपर उठा देगी तो ये क्या हो जाएगा, ये खिसक खिसक के कहां पर पहुंच जाएगा, यहां तक ये पूरा कैप पहुंच जाएगा। बात समझ में आया। तो ये दो कैप नहीं है, यही कैप मूव होकर, क्या होकर, मूव होकर, जब नीचे से गैस ने प्रेशर लगाया, यहाँ पर क्या बनती है, गैस। कैसे बनती है बताते हैं। तो जब गैस ने प्रेशर लगाया तब यही कैप मूव होकर क्या पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, क्योंकि ये कैसा है, एक मूवेबल कैप है, जो कि 10 से 15 फीट वाले टैंक में, ठीक है, ये क्या है आपका टैंक है, इसमें पड़ा हुआ है। अब देखिए इसमें भरते क्या है, तो ये जो टैंक है, ये टैंक एक दूसरे टैंक से, दूसरा टैंक यहाँ पर है जो कि ज्यादा गहरा नहीं होता है, और इसे हम बोलते हैं, ये जो मैं बना रही हूँ इसे बोलते हैं स्लरी टैंक। स्लरी टैंक, ठीक है। स्लरी टैंक में क्या भरते हैं, कैसे कनेक्ट रहता है, क्या होता है, सारी चीजें समझिएगा। तो ये जो स्लरी टैंक है, स्लरी टैंक क्या होता है, इससे कनेक्टेड होता है। और इस स्लरी टैंक में भरा होता है क्या, स्लरी। स्लरी समझते हैं, काउ डंग या फिर कोई भी एक्सक्रीटा है, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है, और वाटर का मिक्सचर। तो यहाँ पर हम गोबर गैस बना रहे हैं, तो गोबर और पानी का मिक्सचर, यानी कि स्लरी का मतलब होता है चटनी टाइप का। तो गोबर में पानी मिला के और इस वाले टैंक में भर देते हैं। तो इसमें स्लरी टैंक में क्या है, इसमें मिक्सचर है। मिक्सचर है किसका, डंग का, मीन्स वही गोबर का, प्लस आपका वाटर का। और इस तरीके से ये जो ब्लैक ब्लैक सा गोबर पोवर है, ये इस जो एक पाइप है, इसके थ्रू किसमें आ जाता है, वो मेन आपके 10 to 15 फीट वाले जो टैंक है इसमें पहुंच जाता है। बात इतनी समझ में आई। और इसमें पड़े होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कौन से बैक्टीरिया, एनेरोबिक बैक्टीरिया। एनेरोबिक बैक्टीरिया। और ये एनेरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं गैस का। और गैस का कौन सी गैस, बायोगैस का। बात समझ रहे हैं, दिखाई दे रहा है किसका फॉर्मेशन करते हैं, बायोगैस। और बायोगैस में स्पेशली मीथेन का, सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन सल्फाइड का, ठीक है। ईटीसी लिखती हूँ, काम चलाइएगा। तो यहाँ पर इतना क्या कर देते हैं, ये फॉर्मेशन कर देते हैं। और जब यहाँ पर गैस का जो फॉर्मेशन होता है, तो ये मैंने बताया मूवेबल कैप है, तो यहाँ से जो कैप है ऊपर की तरफ उठ जाती है। और एक बात और, इस कैप में, ये जो कैप हमने बनाया है, इस कैप में यहाँ पर एक पाइप लगा होता है, ठीक है। इस कैप में यहाँ पर पाइप लगा होता है, और एक लगा होता है स्विच टाइप का, जिसे कि वैसे तो बंद रहता है, ठीक है। और जब ये काफी ऊपर यहाँ तक आ जाता है, तो इस स्विच को हम क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। ओपन कर देते हैं, और यहां से जैसे ये खुला, तो भाई ये अंदर से होल है, इस होल से क्या है, ये पाइप जुड़ा हुआ है, और इस होल से क्या जा रही है, इसमें गैस। तो इसमें भी क्या हो गई, बायोगैस। और इस तरीके से जो गैस है, गैस की जो सप्लाई है, गैस की सप्लाई घरों में इस पाइप से, पाइप के थ्रू हो जाती है। बात इतनी समझे। चलो भाई, इतनी बात समझ गए। क्या इसमें और भी कोई टैंक होता है, तो बिल्कुल इसमें एक और टैंक प्रेजेंट होता है। वो टैंक जुड़ा होता है यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से एक और टैंक इसमें जुड़ा हुआ होता है, इस टाइप का। और इसमें जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट का मतलब समझते हैं, जिससे कि अब फॉर्मेशन नहीं हुआ है किसका, जिससे फॉर्मेशन नहीं हुआ है बायोगैस का, जिसका कि अभी डाइजेशन नहीं हो पाया है, वो बेकार है, वो मैन्योर की तरह यूज होता है। तो यहाँ से, ठीक है, ये जो मैं एरो बना रही हूँ, यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, कौन सा, अनडाइजेस्टेड। अनडाइजेस्टेड का मतलब
जिससे ऑर्गेनिक बायोगैस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, उसे इस टैंक में, ठीक है, उसे इस टैंक में क्या कर लेते, कलेक्ट कर लेते। तो ये हुआ मैन्योर कलेक्टिंग टैंक, ठीक है। और इसमें जो मैन्योर है वो रिमूव करके अच्छी खाद बन जाती है और इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है किसमें, फील्ड्स में, ठीक है, किसमें, फील्ड्स में, जो खेत हैं, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसे हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी सारी न्यूट्रिटिव क्वांटिटी प्रेजेंट हो सकती है। बात समझे इतनी? तो ये था आपका क्या, बायोगैस प्लांट या फिर गोबर गैस प्लांट, जो इस तरीके से केवीआईसी ने बना के दिया। तो बहुत सारे गांव में ये यूज भी होता है, और इससे गोबर गैस वगैरह, आपको कैसे पता चलेगा कि गैस का फॉर्मेशन हो गया है, ये जो इसका ढक्कन है ये उठ के अपने आप ऊपर आ जाता है। अगर उठ के ऊपर आ गया तो इसका मतलब क्या, बहुत सारे गैस का फॉर्मेशन हो गया है। इसे ओपन कर लो, ठीक है, ये जो स्विच सा लगा है इसे ओपन कर लीजिए और गैस की सप्लाई जहां पर भी घरों में जानी है हो जाएगी। और यहाँ पर जो वेस्ट है ज्यादा भर गया तो ये क्या है, आपके जो पंप वगैरह है उसके थ्रू दूसरे जो कलेक्टिंग टैंक है उसमें, स्लज कलेक्टिंग टैंक या मैन्योर कलेक्टिंग टैंक कहते हैं, उसमें इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसे कि फील्ड में ट्रांसफर कर देते हैं टाइम टू टाइम, जो एक गुड मैन्योर की तरह वर्क करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अधिकतर ये एबीसी के फॉर्म में अभी तक पूछा जाता था कि ए क्या है, जैसे ये रफ कर दिया ए क्या है, ठीक है, ये ढक्कन को लिख दिया बी, ये बी क्या है, ये कौन सा टैंक है, स्लरी क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, स्लरी क्या है, काउ डंग यानी कि नॉर्मल डंग और वाटर का मिक्सचर होता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ले लिया? और ध्यान रखिएगा, इस वाले जो टैंक है, इस टैंक को आपका डाइजेस्टर टैंक भी बोलते हैं, डाइजेस्टर टैंक, ठीक है। कहीं कहीं ये भी लिखा हो सकता है कि डाइजेस्टर टैंक तीनों में से कौन सा होता है, तो ये सबसे बड़ा वाला जो टैंक है ये क्या होता है, डाइजेस्टर टैंक होता है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए। हाँ भाई, बायोगैस बनने में जो टाइम है आपका 4 से 6 घंटे, या फिर डिपेंड करता है कंडीशन पर। जैसे कि अगर गर्मी ज्यादा होती है तो बायोगैस का प्रोडक्शन जल्दी हो जाता है, क्योंकि जो डाइजेशन होता है या फिर हम कहें एनारोबिक बैक्टीरिया का वर्क करने का जो टाइम है वो बढ़ जाता है। तो ये वहां की कंडीशन पर, स्पेशली कुछ कंडीशन पर डिपेंड करता है। चलिए, हो गया? ओके, चलो भाई, क्लियर हो गया। तो इसके क्लियर होते ही आपका ये वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। चैप्टर क्या, आपकी यूनिट ही खत्म हो गई, बिकॉज सिलेबस रिड्यूस होने के बाद जो थर्ड यूनिट थी उसमें केवल 2 चैप्टर बचे थे। एक था पहला वाला जो मैं आपको करवा चुकी हूँ, कौन सा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, वो कंप्लीट हो गया, काफी लेंदी था। और जो इसके बाद था स्ट्रेटजीज इन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, वो वाला रिमूव्ड है, वो सिलेबस में नहीं है। और तीसरा वाला माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये मैंने करा दिया। यानी कि आपकी फर्स्ट यूनिट भी कंप्लीट हो चुकी है, और साथ के साथ आपकी कौन सी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, थर्ड यूनिट। बायोटेक मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया था, चलिए वो तो मैं ऑफलाइन में ही सोचूंगी कराने की। मैं अब कल से आपको इकोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। इकोलॉजी थोड़ी लेंदी है और थोड़ा याद करने वाली होती है। तो जो लास्ट यूनिट है फिफ्थ वाली इकोलॉजी, और वहां से ऑप्शनल क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। और जब तक शायद आपका वो सिलेबस भी आ जाएगा कि कहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चन बनने हैं, तो उस हिसाब से फिर करा दूंगी। वरना अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शनल क्वेश्चन इकोलॉजी से बहुत बनते हैं। पूरे बायोलॉजी में सबसे ज्यादा जो ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं वो इकोलॉजी से बनते हैं, और दूसरे नंबर पर बनते हैं आपके फर्स्ट चैप्टर से, और फिर बनते हैं थर्ड चैप्टर से। जो बायोटेक है और जो हमारी जेनेटिक्स है, उससे अधिकतर 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के जो लेंदी क्वेश्चन है वही बनते हैं। फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि जो पहले कराना वो करा देंगे, लेकिन कल से हम इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, तो नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, सेंड कर ही दिए थे। तो मिलते हैं कल नई यूनिट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय, बाय बाय। चलिए, अच्छा, जो रिमूव हुआ है मैं चैप्टर आपको बेटा बता दूंगी। चलिए आप लिख लीजिए, अभी रुक जाओ, आप चैप्टर लिख लो कि कौन कौन से चैप्टर रिमूव हुए हैं। तो एक तो चैप्टर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो रिमूव है इस साल। फर्स्ट चैप्टर जो हम पहले कर चुके हैं ना, वो रिमूव है। कौन सा था, और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला, लिख लीजिए आप, मैं बोले दे रही हूँ।
रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, ये पूरा का पूरा चैप्टर रिमूव है। दूसरा आपका रिमूव है चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन चैप्टर है वो इस साल रिमूव है। तीसरा रिमूव है strategies for enhancement strategies for enhancement in food production, chapter number 9, फर्स्ट 7th 9th, ठीक है, ये रिमूव है। और एक रिमूव है आपका 14 जो कि है इकोसिस्टम, और एक है 16 इन्वायरमेंटल इश्यू। तो इस तरीके से कितने हो गए, 5 चैप्टर रिमूव है, टोटल है 16, बचे 11। बात समझ रहे हैं ना। तो एक तो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म फर्स्ट चैप्टर, फिर उसके बाद है 7th चैप्टर इवोल्यूशन, फिर है आपका कौन सा 9th चैप्टर स्ट्रेटजीज, और उसके बाद है 14 इकोसिस्टम, और उसके बाद है 16 इन्वायरमेंटल इशू। इस तरीके से आपके सिलेबस से 5 चैप्टर पूरे के पूरे रिमूव है। इकोलॉजी में अभी तक हम 4 चैप्टर पढ़ते थे, है ना। इकोलॉजी में अभी तक हम 4 चैप्टर पढ़ते थे, लेकिन इस साल केवल आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, एक तो पॉपुलेशन इन ऑर्गेनिज्म और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेकिन ये दोनों चैप्टर ही काफी लेंथी हैं, तो काफी चल जाएंगे ये। तो समझ गए इतनी बात। हाँ, रिमूव्ड सिलेबस आ चुका है, रिमूव्ड सिलेबस आ चुका है आपका, लेकिन जो क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड सिलेबस है कि ऐसे वन, यानी कि जो नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने हैं उसमें क्या सिलेबस आएगा, और जो आपके मार्च अप्रैल में एग्जाम होने हैं उनमें क्या सिलेबस आएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड सिलेबस नहीं आया है, रिड्यूस सिलेबस आ चुका है। समझ गए इतनी बात। चलिए, तो आप रिड्यूस सिलेबस के साथ ही मिलेंगे कल नई यूनिट के साथ। जय हिंद एंड गुड बाय, बाय बाय।